सास और बहू की कहानी। ये कहानी है पल्लवी की। पल्लवी की सास उसे हमेशा सुनाती रहती थी, कभी किसी चीज की शिकायत तो कभी किसी चीज की। पल्लवी अपनी सास से आए दिन परेशान रहती थी। एक दिन पल्लवी अपने पति सूरज से बोलती है, अरे सूरज, तुम माँ जी को समझाते क्यों नहीं? हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। कल दाल में नमक बिल्कुल ठीक था, फिर भी बोल रही थी कि नमक ज्यादा है, और जब कम डालती हूँ तो बोलती हैं कि फीकी है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? एक बार माँ को समझाते क्यों नहीं? देखो पल्लवी, ये तुम्हारा और माँ का मामला है। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारा पति भी हूँ और अपनी माँ का बेटा भी। मैं किसी एक की बुराई और एक की तरफदारी नहीं कर सकता। और ये एक सास और बहू का झगड़ा है, भला इसे कोई तीसरा सुलझा ही नहीं सकता। अब आप दोनों ही जानो कि इसे कैसे सुलझाना है। इतना कह के सूरज वहां से चला जाता है। पल्लवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सास को कैसे समझाए। पल्लवी को अपनी सास से बहुत डर लगता था। एक दिन की बात है, पल्लवी किचन में खाना बना रही थी। तभी पल्लवी की दादी सास गांव से आती है। पल्लवी और उसकी दादी सास में बहुत पटता था, पर मजे की बात ये थी कि पल्लवी की सास सरस्वती खुद अपनी सास से डरती थी। पल्लवी देख के हैरान रह जाती है, जिससे सब डरते हैं वो खुद अपनी सास से डरती हैं। वो कहते हैं न, हर शेर का सवा शेर होता है। पल्लवी अपनी दादी सास से बोलती है, दादी माँ, बड़ा अच्छा लगा आपके आने से। आप रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। अरे मेरी लाडो, मेरी गुड़िया, तू कहाँ चली? अरे यार, मेरे पास बैठ थोड़ा। चाय सरस्वती बना देगी। क्यों, सरस्वती चाय बना देगी ना। वो मेरी चाय में थोड़ी चीनी ज्यादा डाली हो, याद है ना? मैं चाय कैसी पीती हूँ। इतना कह के सरस्वती चाय बनाने चली जाती है। दादी और पल्लवी खूब गप्पे लड़ाते हैं। कोई भी काम होता तो दादी सास सरस्वती से ही बोलती। सबका खाना बनाना, घर का काम सब सरस्वती ही करती। पल्लवी के तो मौज ही मौज हो गए थे, लेकिन एक तरफ से पल्लवी को बुरा भी लगता था कि उसके रहते सरस्वती को इतना काम करना पड़ रहा है। एक दिन की बात है, सरस्वती सबके लिए खाना बना के टेबल पे लगा देती है। सब खाना खाने आते हैं। जैसे ही दादी सास खाना खाती हैं, तुरंत बोल पड़ती हैं, अरे अरे सरस्वती, ये क्या बनाया है तूने? नमक की पूरी बरनी उझिल दी है क्या? बाप रे, इतना नमक! अरे अब तो तेरी उम्र हो गई है, अब तक तुझे खाना बनाना नहीं आया। अरे मेरी लाडो, थोड़ा मेरे लिए मसाला खिचड़ी बना दियो तो, मेरे से ये नहीं खाया जाएगा। इतना कह के दादी और पल्लवी चले जाते हैं। सरस्वती को बहुत बुरा लगता है। दादी सरस्वती के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थी जैसे सरस्वती पल्लवी से करती थी। सरस्वती को बहुत पछतावा होता है और एक तरफ दादी पल्लवी को भी समझाती है। दादी पल्लवी से बोलती है, देख मेरी लाडो, ये सरस्वती है ना, भले ही ये कड़वा बोलती है, पर दिल की बुरी नहीं है। तो इसके बात का बुरा मत मान। अब मैं आ गई हूँ ना, पहले उसे इस चीज का एहसास दिलाऊंगी कि किसी के कड़वे वचन कितने चुभते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन दादी सरस्वती के पास जाती हैं और बोलती हैं, अरे सरस्वती, अब मैं भी कुछ ही दिनों में गांव जाने वाली हूँ। कल मेरी 2-4 सहेलियां आने वाली हैं, तो उनके लिए बढ़िया सा खाना बना दियो। सरस्वती की तबीयत खराब थी, उसे बहुत तेज बुखार था। फिर भी सरस्वती खाना बनाने के लिए मना नहीं कर पाती है। अगले दिन दादी की सहेलियां आती हैं, सब आपस में बातचीत करते हैं। दादी पल्लवी को सबसे मिलवाती है और उधर सरस्वती उसी हालत में खाना बनाने जाती है। तभी पल्लवी किचन में आ जाती है और सरस्वती से बोलती है, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप जाके आराम करिए, खाना मैं बना देती हूँ। आप दवाई ले लीजिएगा, वरना बुखार बढ़ जाएगा। पर बहू, अगर माँ जी को पता चला तो क्या होगा? नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं ही बना लूंगी। नहीं माँ, आप खाना बनाने की हालत में नहीं हैं। देखिए, आपकी आवाज भी बैठ गई है। आप दादी की चिंता मत करिए, आप जाइए आराम करिए, खाना मैं बना देती हूँ। यह सुन सरस्वती को बहुत अच्छा लगता है। वो कमरे में चली जाती है
और इधर पल्लवी सबके लिए खाना बनाती है। सब कोई खाना खाते हैं। सबको खाना बहुत पसंद आता है। फिर दादी की सहेलियां चली जाती हैं। दादी को पता चल गया था कि खाना पल्लवी ने बनाया है, फिर भी दादी कुछ बोलती नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं। दादी के आने से पल्लवी और सरस्वती में लगाव बढ़ने लगता है। सरस्वती को जब जरूरत होती तब पल्लवी उसकी मदद कर देती थी, और जब पल्लवी को जरूरत होती तब सरस्वती उसकी मदद कर देती थी। धीरे धीरे सरस्वती ने अपना व्यवहार भी बदल लिया था। ये देख दादी को बड़ी खुशी होती है। बहुत दिन हो गए थे। अब दादी वापस गांव जा रही थी। जाते जाते वो सरस्वती से बोलती हैं, अरे सरस्वती, वो मैंने तेरे साथ जैसा भी बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर दियो। वो तुझे बस समझाना था कि पल्लवी से तू जैसा बर्ताव करती है वो गलत है। अगर पल्लवी से कुछ गलती हो भी जाती है तो तू उसे अपनी बेटी समझ के माफ कर दे। धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। और हाँ सरस्वती और पल्लवी, तुम लोग को बता दूं, मैं यहाँ खुद से नहीं आई। मेरे सूरज डीकरा ने मुझे यहाँ बुलाया था। चलो चलती हूँ। सबको जान के हैरानी होती है कि इन सब के पीछे सूरज का हाथ था, लेकिन फिर सबको बहुत खुशी होती है कि बिना किसी की तरफदारी किए और बिना किसी की बुराई किए सूरज ने पल्लवी और सरस्वती को एक कर दिया। सब ठीक हो जाता है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें हमारे और आपके प्यारे चैनल कार्टून सीरीज को। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। घमंडी नौकरानी के नखड़े। ये कहानी है रेशमी और अनुज की। दोनों की शादी हो गई थी। रेशमी भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। वो जॉब करना चाहती थी। अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन की बात है। रेशमी अनुज से बोलती है, अनुज, वो बात ये थी कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो मेरी जॉब लगी है। बहुत अच्छी नौकरी है। मैं सोच रही थी कि अगर मैं भी जॉब करूं तो कितना अच्छा रहेगा। फिर घर के कामों के लिए नौकरानी रख लेंगे। रेशमी, बोल तो तुम ठीक रही हो। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो करो, बहुत अच्छी बात है। बस माँ और पापा को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार तुम माँ से बात कर लो। रेशमी अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ, मैंने अपने नाम का फॉर्म डाला था। मेरी नौकरी लग गई है। बहुत अच्छी नौकरी है माँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं नौकरी कर सकती हूँ। आप लोग की देखभाल और घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख लेंगे। आप बताइए माँ, आपकी क्या राय है? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल तुम नौकरी करने जाओ और अपना नाम रोशन करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सबको जान के खुशी होती है कि रेशमी की नौकरी लगी है। सभी उसके नौकरी करने में सहमत थे। रेशमी बहुत खुश हो जाती है। अब बारी थी नौकरानी ढूंढने की। रेशमी आस पड़ोस में नौकरानी की तलाश करती है। पड़ोस में एक ममता चाची रहती थी। रेशमी उनके घर जाती है और ममता चाची से बोलती है, अरे ममता चाची, कैसी हैं? सब बढ़िया? वो एक काम था आपसे। आपके यहाँ शीला आती थी ना काम करने, थोड़ा उसे मेरे घर भी भेज दीजिएगा। हमें एक नौकरानी की जरूरत है, उसी बारे में बातचीत करनी थी। ठीक है रेशमी बिटिया, आज शीला गांव गई है। जैसे ही आएगी तुम्हारे घर भेज दूंगी। अगले दिन शीला रेशमी के घर जाती है। रेशमी उसे बैठाती है और क्या क्या करना है वो सारा काम समझा देती है। तब शीला रेशमी से बोलती है, अरे मालकिन, मैं एक बात बता देती है आपको। देखो जी, मेरे को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी चाहिए जी, और पेमेंट रहेगा 5,000 रुपया। और सबकी दादागिरी नहीं सहेगी ये शीला, बता दे रही हूँ। बाद में चिक चिक नको करी जी। चलती है ये शीला। राम राम। इतना कह के शीला वहाँ से चली गई। शीला की बातें सुन के सब हैरान रह जाते हैं। रेशमी अब नौकरी पर जाने लगी थी और शीला घर के काम करती थी। एक तो शीला हफ्ते में 2 दिन छुट्टी लेती ही थी, बाकी तबीयत का बहाना, घूमने जाने का बहाना करके भी छुट्टी लेती थी। रेशमी को शीला पे बहुत गुस्सा आता था। 5,000 रुपए देने के बाद भी अक्सर रेशमी को काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी। ऐसे ही शीला की मनमानी चलती ही रहती।
इतनी छुट्टियां लेने की वजह से रेशमी को डर था कि कहीं उसकी जॉब न चली जाए, और उधर शीला हमेशा छुट्टी लेती रहती। एक दिन शीला आती है और रेशमी से बोलती है, अरे मालकिन, तुम्हारे घर में ना वॉशिंग मशीन है ना कूलर है। अरे इतना बड़ा घर है आपका, कुछ ले लो ताकि मेरे को आसानी हो। अब बताई देती हूँ, मैं जहाँ भी काम करती थी वहाँ वॉशिंग मशीन, स्टैंड पूछा सब रहता था। तुम्हारे घर तो कुछ नहीं, फिर भी बस 5,000 रुपए लेती है मैं। अगर तुम ये सब सामान लोगे तो ठीक, वरना मेरा पेमेंट बढ़ाना होगा। 7,000 दोगे तो मैं रुकेगी। अरे भाई, तू नौकरानी है कि क्या? इतने नखरे तो मेरे भी नहीं। अभी 5,000 तुझे कम लग रहे हैं। अपनी हद में रह के बोल, हमारी मर्जी, हम ये सब सामान ले चाहे न ले, ज्यादा मत बोल तू। अरे ओ मालकिन, मैं पहले ही बता दी थी, किसी की दादागिरी नहीं सहेगी ये शीला। और तुम क्या लोगे ये सारे सामान? अरे औकात होगा तब तो लोगे साले कंजूस भिखारी। बस इसी बात पे बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि शीला काम छोड़ देती है और रेशमी खुद उसे काम से निकाल भी देती है। लेकिन अब रेशमी बहुत परेशान थी कि वो घर और काम दोनों कैसे संभाले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी सास आती है और बोलती है, अरे बहू, तू चिंता मत कर, घर का काम मैं देख लूंगी। और वैसे भी इतनी बूढ़ी नहीं हो गई कि अपनी बहू की मदद न कर सकूं। और फिर कुछ दिन बाद कोई और नौकरानी मिल ही जाएगी। ठीक है बेटा, चल अब आराम कर। ये सुन के रेशमी को बहुत अच्छा लगता है। वो फिर से काम पे जाने लगती है और रेशमी की सास घर का काम संभालती है। रेशमी ने आस पड़ोस में खबर कर दी कि उन्हें नौकरानी की जरूरत है। कुछ दिन बीते तो एक लड़की रेशमी के घर आती है। रेशमी उससे बोलती है, माफ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? जी, वो मुझे काम की जरूरत थी। मैं नई नई शहर में आई हूँ। पता चला कि आपको नौकरानी की जरूरत है तो चली आई। देखिए, मेरा नाम पूनम है। मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है। मना मत करिएगा, आप जितनी भी तनख्वाह देंगे चलेगा, मैं सारा काम कर लेती हूँ। यह सुन रेशमी की सारी परेशानी दूर हो गई। पूनम बहुत सीधी और अच्छी लड़की रहती है। रेशमी उसे महीने के 5,000 देती है। पूनम खुशी खुशी सारा काम करती है और रेशमी के सास ससुर की देखभाल भी करती है। अब रेशमी निश्चिंत होकर काम पे जाती है। उधर शीला का बुरा हाल था। रेशमी के घर से निकलने के बाद शीला का कहीं और काम नहीं लगा। वो कर्जे में डूबने लगी। उसे बहुत पछतावा होने लगा। उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। शीला वापस रेशमी के घर आने का सोचती है। तभी पता चलता है कि रेशमी ने दूसरी नौकरानी रख ली है। शीला का सारा घमंड चूर चूर हो गया।